जनरली किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कौन होता है, कितने तरह का होता है और उसके क्या फंक्शन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो वहाँ सबसे पहला सवाल, एग्जीक्यूटिव होता क्या है। गवर्नमेंट का एक काम होता है रूल्स या लॉज बनाना और एक काम होता है उसको लागू करना। तो गवर्नमेंट का वो ब्रांच जो लॉज बनाता है वो है लेजिस्लेचर, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लेजिस्लेचर के बनाए कानून को लागू करता है यानी एग्जीक्यूट करता है वो है एग्जीक्यूटिव। इस एग्जीक्यूटिव को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आगे सिविल सर्वेंट्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया गया होता है इसीलिए इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का अलग अलग देश में अलग अलग टाइप होता है, जैसे इंडिया में भी प्रेसिडेंट है और यूएसए में भी प्रेसिडेंट है, लेकिन दोनों के पावर और फंक्शन में बहुत अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्री की गवर्नमेंट के टाइप में अंतर है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम कलेक्टिव लीडरशिप या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिविजुअल लीडरशिप पे बेस्ड होता है। इसको इंडिया और यूएसए के एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है और यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करता है। क्या अंतर है? देखिए, एक होता है हेड ऑफ स्टेट जो कि कंट्री का सबसे ऊंचा पद होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि कंट्री में गवर्नमेंट का हेड होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, या अगर यूनाइटेड किंगडम की तरह मोनार्की है तो किंग या क्वीन, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जनरली प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। दूसरा अंतर यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड होता है, मतलब वैल्यू बहुत है लेकिन उनके पास प्रैक्टिकली कोई खास पावर नहीं होता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास एक्चुअल पावर होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ही एक्चुअल पावर होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ नहीं होता। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के प्रेसिडेंट का पावर और फंक्शन एक जैसा मान सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर में जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसका ही लीडर होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होता है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब पीएम और उनके मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर यानी इंडिया के केस में लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शन होता है जिसमें सिटीजन्स वोट डालते हैं और लेजिस्लेचर में उसे मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वाले कंट्रीज का एग्जांपल है इंडिया, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जांपल यूएसए, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना। एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी एक्चुअल पावर होता है। तो इस सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही पार्टी के हों और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग पार्टी के हों। इस सिस्टम का एग्जाम्पल जैसे फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। इसका एक कारण ये था कि आज़ादी से पहले भी यही सिस्टम चल रहा था, तो हमें इसका एक्सपीरियंस था। और दूसरा कि लेजिस्लेचर जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इस सिस्टम में उसी लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव चुना जाता है। तो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये सिस्टम एक इंडिविजुअल लीडर को एम्फेसाइज करता है, जिसमें हाई चांसेस है कि कोई एक लीडर बहुत ज़्यादा फेमस और पावरफुल हो जाए और उसका एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप हो जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। इंडिया में प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज वोट डालते हैं और इस इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम यूज होता है। अगर आपको नहीं पता कि ये सिस्टम कैसे काम करता है तो आप ये इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में क्लियरली लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्रेसिडेंट उनके एडवाइस पे ही काम करेंगे और ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है।
मतलब प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं। बाद में 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट करके ये किया गया कि प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा उसी एडवाइस को विद और विदाउट चेंज प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो इस बार उन्हें मानना ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट की वैल्यू नहीं है, उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको हर एक इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, या वो अगर किसी चीज की इन्फॉर्मेशन मांगे तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो उनको इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकता है। पहला वही कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई बिल या एडवाइस कंट्री के लिए सही नहीं है तो वो एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ये डिसीजन प्रेसिडेंट खुद ही लेते हैं। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर भी उसी एडवाइस को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं और इस बार उन्हें मानना ही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ने कोई बिल या एडवाइस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है, उसका अपने आप में बहुत महत्व होता है। एक एक्सेप्शन है मनी बिल। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। वैसे वो रिजेक्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि मनी बिल को प्रेसिडेंट के परमिशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। ये बिल टैक्सेस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, इन सब से रिलेटेड होता है। दूसरा कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। कोई भी बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करते हैं। तो वीटो पावर मतलब प्रेसिडेंट या तो किसी बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, जो अभी हमने देखा, इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और या वो बिल पे कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, ना ही वापस करेंगे ना ही साइन करेंगे, तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन है कि कितने दिन के अंदर प्रेसिडेंट को उस पर एक्शन लेना जरूरी है। तीसरा सिचुएशन ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर चुनना हो और लेजिस्लेचर में कोई भी पार्टी या अलायंस मेजॉरिटी में नहीं है और एक से ज्यादा लीडर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो ऐसे केस में ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। 1989 से 1998 के बीच के इलेक्शंस में कोई भी एक पार्टी या अलायंस लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं ला पा रही थी। ऐसे सिचुएशन में मतलब जब गवर्नमेंट स्टेबल ना हो तो प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी टर्म 5 साल का होता है और इनका इलेक्शन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है। बस एक डिफरेंस है कि इसमें MLAs वोट नहीं डालते हैं और सारे MPs वोट डालते हैं, मतलब इलेक्टेड MPs भी जो इलेक्शन जीत के आए हैं और नॉमिनेटेड MPs भी। प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते हैं। राज्यसभा में 12 सीट पे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस की फील्ड में कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन करने वालों को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर थे। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है किसी एक पोजीशन की वजह से दूसरा पोजीशन मिला है। जैसे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दें तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं तब तक जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट न कर लिया जाए। इंडिया में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक्चुअल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, इसलिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोकसभा में जिस लीडर के पास मेजॉरिटी सपोर्ट होता है, मतलब कम से कम 272 लोकसभा MPs का सपोर्ट होता है, उसे प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होगा और उनका रैंक और पोर्टफोलियो क्या होगा। रैंक का मतलब इनमें से कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा और कौन डेप्यूटी मिनिस्टर होगा। और पोर्टफोलियो मतलब किसे कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब किसे किसे दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुना, इनमें से कुछ होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कुछ होंगे डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स हैं जिनके अंडर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनसे थोड़े जूनियर जिन्हें कोई सेपरेट मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है या उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट कर रहा होता है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स को सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है, वो बस कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि विद इन 6 मंथ्स उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बन जाना होगा, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर को 30 मई 2019 को मिनिस्टर बनाया गया और 5 जुलाई 2019 को उन्हें गुजरात के राज्यसभा सीट से राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। अब क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेट के MLAs ही वोट डालते हैं और गुजरात में भी BJP की ही गवर्नमेंट है, तो दिक्कत वाली कोई बात थी नहीं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज पे पहले एक प्रॉब्लम था कि कुछ फिक्स नहीं था, मतलब पार्टी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना चाहे मिनिस्टर्स बना सकती थी। इससे ये होता था कि जब कोई पार्टी फुल मेजोरिटी में नहीं है तो वो एमपीज को मिनिस्टर पोजीशन का लालच देके अपने में कर लेती थी। ऐसे ही कई स्टेट्स में भी होता था, क्योंकि लिमिट कुछ था नहीं, जितने मर्जी मिनिस्टर्स बना दो। इसीलिए 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद सेंटर में लोकसभा के टोटल सीट और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल सीट का 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है उनको हमेशा एक ग्रुप की तरह देखा जाएगा। अगर किसी एक मेंबर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी ही पार्टी के फाइनल डिसीजन से डिसएग्री करता है तो या तो वो फिर भी उसे एक्सेप्ट कर ले या मिनिस्टर पोजीशन से रिजाइन कर दे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी डिसीजन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी लेनी होगी। मतलब प्राइवेट मीटिंग में या अपने मन ही मन डिसएग्री करना है तो करे, लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है प्राइम मिनिस्टर का। बिना प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यही किसी और मिनिस्टर के केस में सिर्फ एक वैकेंसी होगा और उसकी जगह किसी और को बना दिया जाएगा। जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में फुल मेजॉरिटी होती है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वहीं जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, मतलब दो या उससे अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो पीएम का पावर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हर पार्टी से कंसल्ट करना होता है और हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। ऐसे में एक सहमति बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस केस में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने चॉइस के हिसाब से किसी को मिनिस्टर पोजीशन, पोर्टफोलियो या रैंक नहीं बांट सकते हैं, तो इस सब से पीएम की अथॉरिटी कम हो जाती है और वो गवर्नमेंट का लीडर कम और नेगोशिएटर ज्यादा हो जाता है। अभी तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी लगभग सब इसी तरह काम करता है। वहाँ लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। एक थोड़ा डिफरेंस ये है कि स्टेट में एक गवर्नर होता है जिसका रोल कुछ कुछ प्रेसिडेंट की तरह है, लेकिन उन्हें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव का वो पार्ट जो इन मिनिस्टर्स को पॉलिसीज बनाने में मदद करता है और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, वो है ब्यूरोक्रेसी। ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इन्हें सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स के अंडर काम करती है। और डेमोक्रेसी के साथ साथ अगर इंडिया की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हो तो उन पे लेजिस्लेचर का भी कंट्रोल होता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पार्लियामेंट के बनाए पॉलिसीज को वायलेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल भी रहना होता है, मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं होना चाहिए। उनका काम है जो भी गवर्नमेंट पावर में है उनके पॉलिसीज को फेथफुली और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करे। सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेट्स को इम्पार्शियली मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट करने के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है। सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर एग्जांपल बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। रिक्रूटमेंट में वीकर सेक्शंस जैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी या वुमेन, इन सबको भी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए उन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया है। सिविल सर्विसेज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेट में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इन पे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। IAS, IPS किसी भी स्टेट के टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में आता है जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और स्टेट सर्विसेज में आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या स्टेट पुलिस सर्विस। ये हर स्टेट में होता है और इनकी पोस्टिंग उस पर्टिकुलर स्टेट में ही अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में नहीं हो सकती है। ये सब ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज को ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक पहुंचाते हैं, तो जरूरी है कि ये सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें। इसके लिए इन पे सिटीजन्स ने जिस गवर्नमेंट को चुना है उसका कंट्रोल होना जरूरी है। डेमोक्रेसी में कोई भी पोजीशन जिसे जनता ने चुना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंट्रोल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना भी ना हो कि ये अपनी ड्यूटी ही ठीक से ना कर पाए और गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर रह जाए।
तो यहाँ एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे ब्यूरोक्रेट सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी होने चाहिए जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लिमिटेड हो।